हेलो फ्रेंड्स। मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक विशेष प्रकार का टॉपिक है जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। ये विषय कोई नवीन विषय नहीं है। जब अभी इस शब्द के इतिहास के पीछे हम चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल लगभग 2 दशकों से ये चर्चा के विषय में बहुत तेजी से बना है। एक विशेष प्रकार के व्यक्ति, एक विशेष प्रकार के वर्ग हैं जिन्होंने संविधान में अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए अपने अधिकारों की मांग की है। तो सबसे पहले समझते हैं समलैंगिकता का मतलब क्या होता है। समलैंगिकता आखिर में वास्तव में है क्या। तो समलैंगिकता को जब हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सम लिंग समलैंगिकता, जब हम इस शब्द के ऑपरेशन पे आते हैं तो हमको ये 2-3 इसके विच्छेद प्राप्त होते हैं। एक है हमारा सम और एक है हमारा लिंग। मूल रूप से इन्हीं 2 शब्दों को हमको समझना है। उसके बाद फिर इस पे जो जैसी चर्चा परिचर्चा बनेगी वो हम देखेंगे। अब हमको ये जानना है कि सम का क्या अर्थ होता है और लिंग का क्या अर्थ होता है। तो सम को हम प्रकट करते हैं समस्त, सभी या बराबर। सम, यहाँ पे जो सम शब्द है ये समस्त, सभी या बराबर शब्दों को उद्गारित करता है। अब यहाँ पे जो लिंग शब्द है, इस लिंग का मतलब होता है पहचान या चिन्ह। पहचान अथवा चिन्ह। तो जब बराबर बराबर या समान लोग अपने ही जैसे लोगों की पहचान कर लेते हैं, उसको एक साथ मूल रूप में समलैंगिक कहा जाता है। समलैंगिक, ठीक है। ये एक टॉपिक है जो आज चर्चा का विषय है और जिसके बारे में मैं इसकी हिस्ट्री, भारतीय दंड संहिता में इसकी स्थिति क्या है, निर्णयों के साथ इसमें कब कहाँ क्या परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, सुनिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इतिहास की चीज़ें हैं, इनको जानने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। तो समलैंगिकता का मतलब हुआ समान या बराबर एक ही जैसे लोगों की आपस में पहचान कर लेना, ये कहलाती है समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता आई कहाँ से। बहुत पुराना शब्द नहीं है, दशक 2-2.5 दशक पहले इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ और इनके प्रति जो डिमांडिंग नेचर है वो बढ़ा है। इसके पहले ये शब्द हमारे यहाँ इस रूप में इतने प्रचलित भाव में नहीं थे। तो इसकी हिस्ट्री में आते हैं, तो हिस्ट्री में चलिए, जब हम हिस्ट्री में चलेंगे तो हमको एक हिस्ट्री में एक शब्द मिलता है सोडोमी। हिस्ट्री में हमको एक शब्द मिलता है सोडोमी। आइए समझते हैं सोडोमी। सोडोमी का जो अर्थ होता है या जो रूप होता है उसको प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। प्रतिरूप,
प्रतिरूप, जिसको हम हूबहू कह लें या कॉपी कह लें, ठीक है, सोडोमी। और सोडोमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुदा मैथुन। गुदा मैथुन, इसको हम एनल सेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गुदा मैथुन के संबंध में अगर अभी ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको हिस्ट्री के विषय में बता रहा हूँ, इसकी हम हिस्ट्री के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके समलैंगिकता के संबंध में इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और आज की स्थिति में क्या है, वो सारी चीज़ें क्रमवार मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि समलैंगिकता का अर्थ क्या होता है, फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सोडोमी एक शब्द था जिसका मतलब होता है गुदा मैथुन, और पहले के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति गुदा मैथुन करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको सजा दी जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था, उसको जिंदा जलाने की सजा थी। अब सोडोमी प्रतिरूप गुदा मैथुन करते पाए गए तो आपको सजा मिलती थी जिंदा जलाने की। अब फिर इसी के संबंध में ब्रिटेन में दो अधिनियम पारित हुए, फ्लेटा एक्ट 1290 और ब्रिटन एक्ट 1300। एक हमारा हुआ फ्लेटा 1290 और एक ब्रिटन 1300 में ये एक्ट पारित हुआ ब्रिटेन में, और सोडोमी गुदा मैथुन को जिंदा जलाने वाली पद्धति को कन्वर्ट करके इसको डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। अब कोई व्यक्ति अगर गुदा मैथुन करते पकड़ा जाता था तो उसको जिंदा न जला के मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाने लगी फ्लेटा एक्ट और ब्रिटन एक्ट के माध्यम से। अब चूंकि उस समय ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि उसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। इसका मतलब ये होता था उस समय कि ब्रिटेन ने पूरे विश्व भर के सभी देशों पे अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ था। तो अगर किसी देश में सूरज डूबता था तो किसी न किसी देश में सूरज उगता था, और जहाँ सूरज उगा वहाँ ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। तो इसके संबंध में ये एक लाइन बोली जाती थी, ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। फिर ब्रिटेन ने इस नियम को अपने यहाँ जो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, उन पे लागू करना चालू कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनी, अब ब्रिटिश कॉलोनी लागू हुई तो मतलब ब्रिटेन का शासन पूरे विश्व में था। तो हम अभी इसकी हिस्ट्री को पकड़ के अपने इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। तो भारत में जो ब्रिटिश इंडिया थी, अर्थात हम जो भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, यहाँ पे भी कॉलोनी का सिस्टम चालू हुआ, और यहाँ पे भी ये धीरे धीरे सोडोमी हमारे देश में भी आया। अभी ये समय याद रखिएगा, 1300 और 1290 के आसपास की, उसके आगे के समय की बात चल रही है ये। फिर उसके बाद पहली बार भारत में 25 जुलाई 1888 को, ध्यान से ये डेट्स समझिएगा आप, 25 जुलाई 1888 को सबसे पहले भारत में सोडोमी अर्थात समलैंगिकता को दंड के रूप में देखा जाने लगा। और मृत्यु दंड, अब चूंकि ब्रिटेन में इसकी जो सजा हुआ करती थी वो मृत्यु दंड हुआ करती थी, लेकिन हमारे यहाँ इसकी सजा का जो कॉन्सेप्ट हुआ वो थोड़ा सा लचीला हो गया। तो हमारे यहाँ मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे ये 1888 का समय है और हमारी आईपीसी 1860 की है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ये मैं दोनों समलैंगिकता या सोडोमी के इतिहास को आपके भारतीय दंड संहिता के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिएगा, जब हम आईपीसी की धारा 377 पढ़ते हैं
वहाँ पे भी आजीवन कारावास का प्रावधान हमको मिलता है। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास से कैसे ये चीज़ें हमारे आईपीसी में आई ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब हमारे यहाँ 25 जुलाई 1888 को ये लागू हो गया, तो जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराधी पकड़ा जाता था, अर्थात समलैंगिकता का अपराध या गुदा मैथुन करते हुए पकड़ा जाता था, तो उसको दो नामों से बुलाया जाता था। एक पातकी और दूसरा उसका नाम होता था हत्यारा। पातकी या हत्यारा, इन दो नामों से उसको बुलाया जाता था। अब चूंकि वही समकालिक समय है जब हमारी आईपीसी बनी 1860 और 1888, और यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड 1860 में, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। हालांकि अब उसको पातकी या हत्यारा के नाम से हम नहीं बुलाते हैं, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आया था। अब चूंकि हमने ये पूरी एक हिस्ट्री के तौर पे इसको देख लिया है, तो एक बार आइए इसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। समलैंगिकता, समलिंग, समस्त, सभी, बराबर, पहचान, चिन्ह, फिर इतिहास, सोडोमी, प्रतिकर, गुदा मैथुन, जिंदा जला देते थे। फ्लेटा और ब्रिटेन एक्ट पारित हुआ, ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश हुई। ब्रिटिश कॉलोनियों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत की कॉलोनियों पे ये चीज़ें लागू कराई गईं। 1888 25 जुलाई सबसे पहली बार भारत में इस चीज़ को विधिक तौर पे अपनाकर मान्यता दी गई कि कोई अगर सोडोमी का ऑफेंस करते पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, जबकि ब्रिटेन में ये सज़ा मृत्युदंड की हुआ करती थी। अब यहीं से मैं आपको सीधे लेके चलता हूं अपने आईपीसी भारतीय दंड संहिता में। आइए देखते हैं यहाँ के बाद हमारे आईपीसी में क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया इसके संबंध में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में समलैंगिक शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं हुआ है, क्योंकि आदिकाल से लेके आज तक हमने इन शब्दों को कभी स्वीकार ही नहीं किया। एक जैसे मान्यता है कि एक सभ्य समाज में, एक विकासशील समाज में भगवान ने मानव जाति का निर्माण किया संतानोत्पत्ति करने के लिए, और भारत ही नहीं पूरा विश्व इसी का परिणाम है। एक प्रजनन का जो तरीका है, एक जो साहचर्य का तरीका है, उस तरीके से ही हम आगे बढ़ें, तो हमारा ध्यान कभी इन सब शब्दों की तरफ गया ही नहीं। ठीक है, और भारत जैसे देश में इस विषय को लागू करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि भारत धर्म, संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्म पर पूरे विश्व को ज्ञान देता है, और इन शब्दों पर, संस्कृति, सभ्यता, शालीनता, इन शब्दों पर, इन कॉन्सेप्ट पर पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला देश अगर ऐसे शब्दों को मान्यता देगा तो फिर उसका एक यूनिवर्सल लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे जो भी पीछे के विधिकार, इतिहासकार, रचनाकार, संस्कृतिकार रहे हैं वो सब समझते थे। इसलिए पूरे आईपीसी में आपको समलैंगिक वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं, बड़ा करते हैं समझने के पर्पज से। तो सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि हमारे आईपीसी में इसके संबंध में दिया क्या गया है। तो देखिएगा, आईपीसी का सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस की बात करता है। इसकी बात करता है, अननेचुरल ऑफेंस की बात करता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि आप अननेचुरल ऑफेंस मानेंगे किसको? अप्राकृतिक अपराध या गैर प्राकृतिक अपराध, जो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए, अननेचुरल ऑफेंस। तो देखिए, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अननेचुरल ऑफेंस को समझने के लिए हमको पहले नेचुरल ऑफेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो अननेचुरल और नेचुरल है, ये 377 के परिप्रेक्ष्य में आप केवल फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशन को ही समझिएगा। ठीक है, तो अननेचुरल ऑफेंस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक
इंद्रिय भोग क्या होता है। अर्थात प्राकृतिक तरीके से आप ऐसा क्या करो कि आप 377 की श्रेणी में ना आओ। तो ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक इंद्रिय भोग का अर्थ होता है एक ऐसा इंद्रिय भोग जिसमें गर्भाधारण हो सके। इसको समझिएगा आप। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए या सोचिए इस विचार को कि क्या एनल सेक्स या गुदा मैथुन के आधार पर ये चीज संभव है। इसीलिए गुदा मैथुन, मुख मैथुन या जितने भी मैथुन होते हैं, प्राकृतिक मैथुन को छोड़कर किसी भी तरीके से गर्भाधारण नहीं हो सकता। अब अगर आप इस व्यवस्था के विरोध में जाके कुछ करते हैं तो 377 की ग्रिप में आ जाएंगे आप। 377 आपको फंसा लेगा, पकड़ लेगा और आपको मिलेगी सजा। ठीक है, तो प्राकृतिक इंद्रिय भोग का आशय जिसमें गर्भ धारण संस्कार या संधान हो सके। ठीक है, अब ये तो प्राकृतिक हुआ, ये प्राकृतिक हुआ। अब इसके उलट कुछ कर दीजिए आप या इसके विपरीत कुछ कर दीजिए आप तो वो हो जाता है अप्राकृतिक। तो ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं अपनी आईपीसी की धारा 377 को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए 377 क्या कहती है। देखिए स्टार्ट ही कहां से हो रही है, जो कोई, कौन ये नहीं बताएंगे, जो कोई। विधि बनाते समय इन शब्दों का, इन कॉन्सेप्ट्स का इतनी सावधानी से ध्यान रखा गया है कि भविष्य में मानव के विकास की गति किस ओर करवट बदलती है ये उनको पता नहीं था जो विधि बना रहे थे। इसीलिए उन्होंने 377 में विशेषतया स्त्री या पुरुष शब्द को लिखकर बांधा नहीं है, उसको नैरो नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा जो कोई। अब इन जो कोई में आप मेल या फीमेल किसी को भी रख सकते हैं। इस जो कोई में आप किसी मेल या फीमेल को रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो कोई किसी पुरुष के साथ। अब यहां पे जो कोई प्राकृतिक इच्छा के विरुद्ध, तो यहां पे मेल वर्सेस मेल की बात चल रही है। ध्यान से समझिए, यहां पे फीमेल वर्सेस मेल नहीं आएगा। यहां पे चूंकि अननेचुरल ऑफेंस पढ़ रहे हैं हम, तो गैर स्त्री अर्थात पुरुष, जो कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ। अब यहां नीचे लिखा है स्त्री, तो अब यहां से जो कोई स्त्री स्त्री के साथ, जो कोई स्त्री स्त्री के साथ, समझिएगा इसको। फिर उसके बाद लिखा है जीव जंतु। अब जो कोई में मेल फीमेल दोनों जीव जंतु के साथ, मैन वुमेन एनिमल। ठीक है, ये अभी आईपीसी की धारा 377 का एनालिसिस चल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, इनके साथ प्रकृति के व्यवस्था के विरुद्ध, प्रकृति के व्यवस्था के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर। ओके, स्वेच्छया, ये शब्द आईपीसी में बहुत खतरनाक है। इस शब्द ने आईपीसी की इतनी धाराओं का निर्माण किया है जितनी आप सोच नहीं सकते हैं। अब स्वेच्छा में क्या क्या आता है ये एक अलग विषय है, किसी दिन आपको इत्मीनान से बताएंगे इस विषय के बारे में। अब देखिए शर्त क्या लगा रहा है। शर्त है पहली, इतना काम प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध और अपनी इच्छा से, स्वेच्छया, इंद्रिय भोग करेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, प्राकृतिक इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं तो मतलब गर्भ संस्कार तो होगा ही नहीं। अब इसी वजह से ये आपका जो एक्टिविटी है, जो आपकी कृत्य है, ये आपका ये आ जाता है 377 की श्रेणी में, क्योंकि 377 प्राकृतिक व्यवस्था का सम्मान करता है, उसका अपमान नहीं करता। ये गैर प्राकृतिक व्यवस्था के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो कोई
जो कोई पुरुष के साथ, स्त्री के साथ या जीव जंतु के साथ प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा। अब इंद्रिय भोग क्या है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। इंद्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास, वह आजीवन कारावास या वह आजीवन कारावास, मैक्सिमम, मिनिमम 10 साल के कारावास के साथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इतना पनिशमेंट उसको मिलेगा, ठीक है। तो आजीवन कारावास और वहाँ वाला आजीवन कारावास जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, इन दोनों को पैचअप करके समझिएगा। कॉन्सेप्ट आईपीसी में ये आया कहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये तो थी हमारी धारा 377, हमने अभी 377 को देखा अननेचुरल ऑफेंस के संबंध में। एक दो तीन शब्द और हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं, समझिएगा। 377 के संबंध में एक शब्द आता है गे, एक शब्द आता है लेस्बियन और एक शब्द आता है बाइसेक्सुअल। मेल मेल के साथ गे, फीमेल फीमेल के साथ लेस्बियन। बाइसेक्सुअल एक ऐसा बंदा होता है जो सबके साथ कंफर्ट रहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब हमारे पास दो तीन शब्द और हैं, एक है MSM और एक शब्द है LGBT। इनको भी समझ ही लीजिए क्योंकि घुमा फिरा के ये सब हैं, यही एक ही हैं, सब इसी की श्रेणी में आते हैं। MSM का मतलब होता है मैन हु हैव सेक्स विद मैन। LGBT का होता है लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल एंड T से ट्रांसजेंडर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतने लोगों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और इनको अच्छे से समझिएगा। अभी मैंने आपको धारा 377 का कॉन्सेप्ट बताया, क्या कहीं पे भी समलैंगिक शब्द या इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो समाज में हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, इन शब्दों का क्या 377 में कहीं कोई डिस्कशन हुआ है? कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है। ये सारे शब्द तो धारा 377 के इंटरप्रिटेशन के आधार पे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे यहाँ इन शब्दों को कोई वरीयता नहीं दी गई है। इसी वजह से ये जो समुदाय है LGBT समुदाय, ये समाज में अपने स्वीकरण और अस्वीकरण को लेके एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। अभी इनके केसेस के विषय में भी आएंगे तो आपको बताएंगे केसेस क्या हैं, कैसे हैं। ये कुछ नाम थे। MSM, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, अर्थात एक पुरुष जो दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसको MSM के नाम से बुलाते हैं। ये इनके एक टर्म्स हैं, परिचित टर्म्स हैं, इनको आप जानते रहिए, क्योंकि एक टॉपिक ही आज स्पष्ट हो रहा है तो आप उसके विषय में सारी चीज़ें जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धारा 377 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के आधार पे। तो अब चूंकि हमको पेपर के हिसाब से भी चीज़ें तैयार करनी है और एक करंट टॉपिक के हिसाब से भी चीज़ें तैयार करनी है, तो एक शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले एक केस आया नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2010। इस केस में इस धारा को इस आधार पे चैलेंज किया गया कि धारा 377 आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करती है, को असंवैधानिक घोषित कराती है। कोर्ट ने समझा
और डिसीजन दिया कि नहीं, सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करती है। मतलब अभी भी धारा 377 की जो वैधता है वो बनी थी। ठीक है, यहाँ से सॉरी, इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14-15 के आधार पे इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद लगभग 2014 में एक वाद और आया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के केस में कोर्ट ने कहा नहीं, यह सेक्शन को फिर से जीवित कर दिया और कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21, 19, 14, 15 का वायलेशन नहीं करती है। ठीक है, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा केस आया जो हाल फिलहाल का केस है। इसी केस ने सारी जो पृष्ठभूमि बनाई आज इस टॉपिक को चूज करने की, वो यही केस था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। उस समय के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री दीपक मिश्रा जी के अध्यक्षता में ये निर्णय पारित हुआ और उन्होंने धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करना और आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित करना, दोनों में अंतर है। ध्यान से देखिएगा, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के केस में कहा कि धारा 377 नॉट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21, अर्थात सेक्शन 377 को वैध घोषित किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नवतेज सिंह जौहर का केस आया और उस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्शली बोला गया, अंशतः असंवैधानिक या संक्षिप्ततः असंवैधानिक बोला गया इसको, और उसका प्रभाव क्या निकल के आया वो समझते हैं। अब देखिएगा, नवतेज सिंह जौहर के केस का जो प्रभाव निकल के आया वो ये आया, होमोसेक्सुअलिटी को कैसे समझना है ये देखिए। मेल प्लस मेल, फीमेल प्लस फीमेल, शर्तें ध्यान से देखिएगा, 18 साल से ऊपर हो, सहमति हुई हो और किसी एकांत जगह पे हो, प्राइवेट प्लेस पे हो, और अगर आपसी रजामंदी से 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और इस तरह से आपसी साहचर्य में रहते हैं तो 377 के अंतर्गत कोई भी अपराध नहीं बनेगा। जस्टिस दीपक मिश्रा के निर्णय का ये प्रभाव निकल के आया तो उस समय LGBT जो समूह है हमारा, उस पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। अब ये तो छोटी सी 377 की स्टोरी थी 377 की। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। नवतेज सिंह जौहर 2018 का केस आपने देख लिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए, अब नवतेज सिंह जौहर के केस के बाद एक हमारा केस आया, सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य। ये केस नोट कर लीजिएगा आप लोग। सुप्रियो एवं सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ। लेटेस्ट केस है 2022 का। अब चूंकि आंशिक रूप से 377 के रास्ते जो समलैंगिक वर्ग है या जो LGBT वर्ग है उनको सेक्सुअली अटैचमेंट की परमिशन मिल गई। अब ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, शर्तों के साथ मिली, पूरी तरह से एब्सोल्यूट शर्त नहीं मिली वो। अब एक स्टेप आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने विवाह की मांग कर ली, अपने विवाह की मांग कर ली।
कि हमको विवाह करने का भी अधिकार दीजिए अंडर आर्टिकल 21। अभी वर्तमान हमारे CJI DY चंद्रचूड़ सर ने इस पे पूरी की पूरी अपनी एक संवैधानिक पीठ बिठा रखी है और अभी ये वर्तमान में मामला न्यायालय में पेंडिंग है। इसमें सरकार की तरफ से एफिडेविट सबमिट हुआ है और सरकार ने इस मान्यता को या इस स्वीकरण को पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया और उसके पीछे यह तर्क दिया कि भारत एक संस्कृत प्रधान देश है। भारत दूसरे देशों को उपदेश देता है धर्म पर, संस्कृति पर, आध्यात्म पर, और अगर हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए आर्टिकल 21 में इनके अधिकारों को सम्मिलित करते हुए विवाह की परमिशन दे देंगे तो समाज पे इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे क्या अपनी राय व्यक्त करते हैं। ये समय के गर्त में छिपा है, जब निर्णय आएगा तो देखा जाएगा। अभी विदेशों में क्या स्थिति है इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो विदेशों में टोटल अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो 193 देश हैं पूरे विश्व में लगभग, जो अभी ज्ञात हैं। इन 193 देशों में लगभग 54 कंट्रीज ने अपने यहाँ होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। पूरे के पूरे वो भी देश अपने यहाँ लीगलाइज नहीं किए हैं। जैसे अमेरिका में बहुत सारे राज्यों में इसको लीगलाइज किया गया, बहुत जगह इसका विरोध हुआ। तो मतलब एक जो पाश्चात्य देश है खुले तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भारत में रह रहे हैं और भारत जैसी संस्कृति सभ्यता में हम इसको खुले तौर पे कैसे स्वीकार कर लें। तो एक विषय है ये, अपना अपना इस पे पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। अभी तक इसमें जो भी अप्स एंड डाउन आए, कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, ये एक समरी रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको देखिएगा, समझिएगा, और अगर कुछ टिप्पणी करने लायक होगा तो कमेंट बॉक्स पे करिएगा। बिल्कुल आपका स्वागत है। इस पे सबसे पहले कुछ केसेस आए। आर वर्सेस जैकब 1817 का केस आया। आर वर्सेस जैकब के केस में पर एनम अर्थात गुदा मैथुन को अवैध किया गया कि हम एनल सेक्स में या सुडोमी में गुदा मैथुन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद एक केस और आया, गोविदा राजुला इन री 1886 के केस में। इसमें मुख मैथुन हुआ, ओरल सेक्स हुआ। ओरल सेक्स को हमारे कोर्ट ने कहा कि हम इसको धारा 377 की श्रेणी में नहीं रखेंगे, अर्थात तो ओरल सेक्स इस केस में वैध माना गया। फिर इस केस के बाद एक केस आया, जोहना बसंत लाल देवचंद वर्सेस राज्य का केस, जहां पे कोर्ट ने कहा ओरल सेक्स भी अप्राकृतिक अपराध है। ठीक है, तो कोर्ट में इस तरह के अप्स एंड डाउन इस सेक्शंस पे आए। धीरे धीरे विकास के क्रम में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने इसको पहले एनल सेक्स से, फिर माउस सेक्स से, फिर जंघा मैथुन से सारी चीज़ों को करते हुए धारा 370 में हमने इसको ऐड कर लिया। तो अभी तक का ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये यही था। इसको आप लोग पढ़िएगा, और ये सारी जानकारी का सोर्स जो मेरी तरफ से था वो जजमेंट एंड लॉ टुडे, एक बड़ी अच्छी किताब आती है जो प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी लगे हुए हैं, खासतौर पे हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इंग्लिश में ये पुस्तक नहीं आती। तो एक सोर्स की रिलायबिलिटी ये वहीं से लिया गया है। आप उसको पढ़िएगा, जो थोड़ा बहुत मेरी तरफ से आपको नहीं समझ में आया होगा वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो क्लियर कट वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, अपने टॉपिक तैयार करिए। प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। और चूंकि वर्तमान समय में करंट का मुद्दा है खास तौर पे ये केस, तो अभी आगामी छत्तीसगढ़ सिविल जज का पेपर आप देने जा रहे हैं या आपका MP या किसी भी स्टेट का जा रहे हैं, तो ये आप केस याद रखिएगा। सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ 2022 के केस में ये जो समलैंगिक समुदाय के लोग हैं या जो LGBT के लोग हैं, इन्होंने अपने विवाह की मांग की अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कि हम भी भारत के नागरिक हैं और आर्टिकल 21 का लाभ हमें भी दिया जाए, हम भी विवाह कर सकें। तो बहुत सारे विद्वानों का तर्क है इस पे,
इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन ही सब कुछ होगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना एफिडेविट दे दिया है और केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है, कहा है कि हम वैवाहिक मान्यता नहीं देंगे। हर चीज़ न्यायालय के माध्यम से ही लागू नहीं कराई जा सकती है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस 5 संवैधानिक सीट 5 जो कि बैठी है, देखते हैं उनके निर्णय में क्या आता है। जैसा भी होगा उसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो ये एक टॉपिक था जिस पे आज आपको बताना था मुझे। कुछ भी नया आपको किसी विषय पे जानना हो तो आप बताइएगा, उस विशेष टॉपिक पे कुछ मैं जितना लाने में सक्षम होऊंगा मैं आपके लिए ले आऊँगा। आप इसको पढ़िए और अपना पेपर निकालिए। ये टॉपिक आपके सिविल जज के पेपर में एक एसे राइटिंग का आता है, निबंध लेखन का। वहाँ भी आपकी बड़ी मदद करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में करंट मुद्दा है ये। तो एसे के लिए यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।